जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? इंडिया से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज मीडिया के अंदर वहां पे खबर प्ले की गई जिसके मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 12 ऐसे मकामात है जिसको लॉक कर लिया है। और इंडिया का ख्याल ये है कि वो आने वाले दिनों में इन 12 मकामात के ऊपर हमला कर सकता है। वो 12 मकामात कौन कौन से हैं ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ पे तारीफ करनी शुरू की हुई है। वो कहता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो पाकिस्तान की नई तारीफ है, इस तारीफ की बैकग्राउंड क्या और ये तारीफ क्यों की जा रही है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पे सफारतकारी स्टार्ट कर दी है। इतनी देर से सफारतकारी करने की क्या ज़रूरत है और इंडिया अब क्या अचीव करना चाहता है इससे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इंडिया ने दरिया चनाब का पानी डाइवर्ट करने के लिए एक पूरा प्लान बना लिया है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, वो इस बात पे बहुत परेशान हैं और उन्होंने गवर्नमेंट को बताना शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसका कोई ना कोई तदारक करना होगा। ये क्या इशू क्या है और क्या कर रहा है इंडिया, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और इंडिया ने टर्की के साथ भी पाकिस्तान से मोहब्बत का बदला लेना शुरू कर दिया है और टर्किश कंपनीज जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना फंदा मजबूत करना शुरू कर दिया है। टर्की के साथ ताल्लुकात इंडिया क्यों ख़राब कर रहा है और आने वाले दिनों में इन ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, ये भी आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और राजनाथ साहब जो उनके वज़ीर दिफा हैं, वो बार बार पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। आज भी उनका ये कहना था कि पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर अभी क्यों बाकी है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी क्रिएट की है। इस कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। आप वहां पे जाइए और जाके इस कम्युनिटी का हिस्सा भी बनिए ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें हमारी तरफ से मिलती रहें। सबसे पहले इंडिया के इक़दामात की तरफ आते हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि या परवरदिगार आप हमें दोस्त अच्छे दो ना दो लेकिन दुश्मन हमें अच्छे दो, क्योंकि जो आला ज़रफ़ दुश्मन होते हैं वो हमेशा आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित होते हैं और आपको यकीन होता है कि आपका जो दुश्मन है वो इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। पाकिस्तान की असल बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो दुश्मन दिया है वो इंतहाई कमीना है। यानी उसकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने अगर ये कहा है तो अब ये करके दिखाएगा, बल्कि हर बार जब वो कहता है तो करता कुछ है। और तारीख पूरी गवाह है कि इंडियंस जो हैं उनकी फितरत है कि वो जब मुंह से राम राम कहेंगे तो डेफिनेटली उनकी बगल के अंदर एक छुरी होगी और वो राम राम करते हुए किसी वक्त भी छुरी बाहर निकालेंगे और आपकी पुष्ट पे वार कर देंगे या फिर आपकी गर्दन पे वार कर देंगे। ये इनकी शरिस्त है, ये इनकी जबिल्लत है और ये अपनी जबिल्लत के गुलाम है बड़ी लिहाज से, हर लिहाज से, बल्कि क्योंकि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अब देखें, जब 10 मई का इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान ने जवाब दिया था इंडिया का और बड़ा खौफनाक जवाब दिया था, बड़ी फोर्स के साथ जवाब दिया था। तो इंडिया भाग के इंटरनेशनल दोस्तों के पास गया और अपने दोस्तों को उसने मोबिलाइज किया और इंडिया के कहने पे अमेरिकन दरमियान में आए। और ये वो अमेरिकन थे जो इससे पहले कहते थे इट्स नन आवर बिजनेस, लेकिन फिर वो इन्वॉल्व हुए। इन्वॉल्व होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ सफारतकारी की और पाकिस्तान को राजी किया कि आप इंडिया के साथ मामलात को तय करें। साथ अमेरिका की तरफ से ये यकीन दहानी करवाएगी कि इस मरतबा हम आपके साथ होंगे, वहां बैठे होंगे और इंडिया को हम खिसकने नहीं देंगे। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर ट्रैप में आया, बल्कि पाकिस्तान 14वीं मरतबा ट्रैप में आया। और ट्रैप में आने के बाद पाकिस्तान ने एग्री कर लिया, सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद मोदी साहब 2 दिन तो अमन से सुकून से बैठे रहे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बगल से छुरियां निकालनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने आदमपुर में जाके एक तकरीब से खिताब किया और वहां अपने हारे हुए सिपाहियों को गले लगा के थपकी दे के कहा कि बच्चा आपने बड़ा काम किया और हमें आप पे फख्र है। और फिर उसके बाद वहीं खड़े होकर उन्होंने 2019 की एक पुरानी तस्वीर रिलीज की और कहा कि S-400 जिसके बारे में पाकिस्तान कहता है कि हमने तबाह कर दिया है, ये देखें मेरे पीछे वो S-400 की चिमनियां खड़ी हैं और ये पूरी तरह इंटैक्ट है। और बाद में ये साबित हुआ कि ये 2019 की तस्वीर थी जिसे मोदी की
मीडिया टीम ने उसे नई तस्वीर के साथ जलन करके ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का क्लेम गलत है। बहरहाल उसके बाद फिर एक तिरंगा यात्रा स्टार्ट हो गई और तिरंगा यात्रा की आड़ में मोदी साहब ने पाकिस्तान से बल्कि अपने इंटरनेशनल जो सालस है उनसे कहा कि जो ही तिरंगा यात्रा खत्म होती है तो फिर उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दोनों आपस में बात करेंगे और फिर हम मुज़ाकरा स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने इंडिया ने 11 दिन ले लिया पाकिस्तान से, बल्कि अपने इंटरनेशनल सालसों से 11 दिन ले लिए। अब इन 11 दिनों के अंदर अंदर इंडिया क्या कर रहा है वो आपके सामने है। रोजाना की बुनियाद पर इंडिया की तरफ से कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो ये साबित करती है कि इंडिया अपने जो वादा है उसके अंदर यकीन के साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वो इस वादे से निकलने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहा है और एक बड़े लेवल पे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट कर रहा है इंडिया के अंदर और लोगों को उभार रहा है और लोगों को तैयार कर रहा है कि हमने ये जो वादा किया हुआ था सीज फायर का, हमने इससे निकलना है, सीज फायर हमने तोड़ देनी है और जो ही हम सीज फायर तोड़ेंगे तो उसके बाद फिर हम दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तो इस टाइप की एक फिजा इंडिया अपने अंदर पूरी तरह कायम कर रहा है, पैदा कर रहा है। दो लोग हैं जो मुसलसल काम कर रहे हैं इस पे, एक नरेंद्र मोदी, वो मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं और उन मीटिंग्स के तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी कौम जो डिमोरलाइज होगी उसको दोबारा अपने कदमों पे खड़ा कर सकें और अपनी जो अफवाज है उसको तैयार कर सकें कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। दूसरी तरफ राजनाथ साहब जो उनके वजीर दिफा हैं वो रोज़ाना सोल्जर्स के साथ खिताब भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाके वहाँ पे भी वो खिताब कर रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये सीज़ फायर जो आरजी है और इस सीज़ फायर्स को तोड़ते हुए हमें देर नहीं लगेगी और उसके बाद हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। और इसके साथ साथ जो उनकी गवर्नमेंट है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करने के नए नए मनसूबे बना रही है। अब अगर राजनाथ साहब को देखा जाए और नरेंद्र मोदी साहब को देखा जाए और साथ साथ गवर्नमेंट के जो इक़दाम हैं उनको देखा जाए तो ये महसूस होता है कि इंडिया बिल्कुल सीरियस नहीं है सीज़ फायर में। अभी सिर्फ 18 मई तक सीज़ फायर है, यानी कि आज तक सीज़ फायर है और कल भी राजनाथ ने कहा था कि ये सीज़ फायर सिर्फ 18 मई तक है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे हमने तारीख देनी है या फिर हमने सीज़ फायर को तोड़ना है। तो आज ये सीज़ फायर है, मुझे लगता है कि एक हफ्ता और इंडिया लेगा और इसे 24 तक खींचेगा और 24 के बाद फिर ये कोई ना कोई इकदाम करेगा और ऐलान कर देगा कि जनाब हम इस सीज़ फायर को बरकरार नहीं रख रहे और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस सीज़ फायर को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद फिर इंडिया अपने वो हथियार निकाल लेगा जो इसने अपनी बगल के अंदर छुपाए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को होपफुल नहीं रहना चाहिए। इंडिया एक ऐसा कमीना दुश्मन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वो भूत हैं जो अंधेरे का इंतज़ार करते रहते हैं, जो ही किसी जगह अंधेरा होता है तो फिर ये भूत अपनी सारी शैतानी हरकतों के साथ बाहर आ जाते हैं। तो अब आप तैयारी कर लें क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई बहुत खैर की खबरें नहीं आ रही। एक तो इंडिया ने दरिया चनाब का पानी तब्दील को डाइवर्ट करने के लिए बहुत इकदाम शुरू कर दिए हैं। उसने उसकी कोशिश है कि दरिया चनाब का पानी जो है इसे रावी और ब्यास में डाल दिया जाए। कुछ डैम्स उसने पहले बनाए हुए हैं, कुछ डैम्स वो बना रहे हैं। एक जस्पा डैम है जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है दरिया चनाब के ऊपर और यहाँ से फिर एक सुरंग निकाल रहे हैं जिससे सोलिंग नाला एक है, जो सोलिंग नाले से मतलब ये होता है कि कंक्रीट का नाला है एक, जो उन्होंने नाला क्रिएट किया हुआ है और ये नाला जो है ना इसके साथ एक 23 किलोमीटर की लंबी कंक्रीट की सुरंग है। ये सुरंग जब मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये मुकम्मल नहीं है, जो ये मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इसे रंजीत सागर डैम है उसके अंदर गिरा दिया जाएगा और जब ये रंजीत सागर डैम के अंदर पानी गिरेगा तो उसके बाद फिर ये दरिया रावी या फिर दरिया ब्यास का हिस्सा बन जाएगा और ये इंडिया के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा पानी, यानी ये पाकिस्तान को पानी नसीब नहीं होगा। तो इंडिया ने दिन रात इसके ऊपर काम शुरू किया, पहले से शुरू किया हुआ था लेकिन अब इसकी रफ्तार बढ़ा दी गई है और हमारे माहिरीन का ख्याल है, हमारे इंजीनियर्स का ख्याल है, हमारे मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये बहुत जल्द इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि दरिया चनाब का सारा पानी इंडिया के अंदर से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे अपने जो इंजीनियर्स हैं उनका ख्याल ये है कि दरिया चनाब और जो दरिया ब्यास है जहाँ से निकलता है, जो मंबा है इनका, पहाड़ों हैं, वह पहाड़ों के ऊपर वहाँ भी इंडिया ने टनल्स बनानी शुरू कर दी है और ये बड़ी बड़ी टनल्स हैं, लंबी लंबी टनल्स हैं और इन टनल्स के ज़रिए ये इस पानी को वहाँ से भी डाइवर्ट करेंगे, यानी कि चनाब का पानी टनल्स के ज़रिए पहले पहाड़ों के ऊपर डाइवर्ट होगा, फिर उसके बाद जब ये मैदानी इलाकों में आता है तो वहाँ से फिर डैम्स बना के और सोलिंग नाला बना के और फिर सुरंगें बना के इस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और इंडिया की पूरी कोशिश है कि चनाब का जो दरिया है वो पाकिस्तान के अंदर पानी का एक कतरा भी न ला सके और अगर ये हो जाता है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की अपनी सर्वाइवल एट स्टेक हो जाएगी और जो इंडिया चाहता है।
کیونکہ بار بار مودی یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک بوند پانی نہیں دوں گا. تو آلموسٹ انڈیا نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے پانی کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جس دن انڈیا نے پانی روکا ہم اسے ایکٹ آف وار سمجھیں گے. تو ایکٹ آف وار آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کی طرف سے ہو چکا ہے اور پاکستان نے اب تیاری کرنی ہے اور اس کا بدلہ دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر ٹرکی کی ایک کمپنی ہے, اور یہ کمپنی جو ایئرپورٹس سروسز پرووائڈ کرتی ہے, اور یہ انڈیا کے اندر 9 ایئرپورٹس کے اوپر سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, جس کے اندر دہلی بھی شامل ہے, جس کے اندر بمبے بھی شامل ہے, اور جس کے اندر بنگلور بھی شامل ہے. تو انڈیا نے ٹرکی نے کیونکہ مدد کی تھی پاکستان کی کھل کے, اور ہمارے پاس ٹرکش ڈرونز بھی ہیں جو ظاہر ہم نے اس جنگ کے اندر استعمال بھی کیے, تو انڈیا نے ٹرکی کو سبق سکھانے کے لیے یہ جو سروسز کمپنی ہے اس کو بند کر دیا ہے. اور بند ہونے سے 3700 ملازمین جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں, اور جو بہت ہیوج انویسٹمنٹ تھی ٹرکی کی وہ اس وقت انڈیا کے اندر پھنس چکی ہے. تو ٹرکش کمپنی فوری طور پہ دہلی کی ہائی کورٹ گئی ہے اور وہاں پہ اس نے کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ صرف پاکستان کے ساتھ اس وقت نہیں لڑ رہا انڈیا, بلکہ اس نے پاکستان کے دوستوں کے ساتھ بھی لڑنا شروع کر دیا ہے, جس میں ٹرکی بھی شامل ہے. اور ٹرکی کے ساتھ ساتھ آذربائیجان جو ہے اس کے خلاف بھی انڈیا نے اقدامات کرنے شروع کر دیے. بلکہ آپ کو شاید چند دن پہلے یہ خبر ملی ہوگی کہ انڈیا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری طرف سے جو ٹورزم ایکٹیویٹی ہے, جو ٹرکی کے ساتھ ہمارے کوئی الائنس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آذربائیجان کے ساتھ سیاحتی تعلقات ہیں, ہم اس کو منیمم لیول پہ لا رہے ہیں. بلکہ انہوں نے انڈین کمپنیز کو منع کر دیا ہے کہ اب آپ نے ٹورسٹ جو ہیں وہ آذربائیجان نہیں لے کے جانے اور ٹرکی نہیں لے کے جانے. لیکن ٹرکی اور آذربائیجان کے اندر سے اس کے باوجود پاکستان کی حمایت میں آوازیں اٹھی, اور ان کی گورنمنٹس نے کہا کہ ٹورزم بڑی چھوٹی چیز ہے, ہمیں اگر پاکستان کے لیے اس سے بھی بڑی قربانی دینی پڑی تو ہم دیں گے. لیکن انڈیا پاکستان کے جو دوست ملک ہیں ان کو اس نے ٹائٹ کرنا شروع کیا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب ملک ان کے ساتھ بیٹھیں, اور اگر وہ بیٹھیں گے تو پھر وہ انہیں پاکستان سے دور کر دیں گے. جبکہ میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ اب کوئی ملک انڈیا کی فیور کر سکے گا یا انڈیا کو کسی جگہ سے کوئی فیور حاصل ہو سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے سفارتکاری کے میدان کے اندر دوبارہ قدم رکھ لیا ہے. پہلے وہ سختہ طاری تھا اس کے اوپر, لیکن اب اس کو محسوس ہوا کہ پاکستان سفارتکاری میں انڈیا سے بہت آگے نکل گیا ہے. تو امیڈیٹلی انڈیا نے اب جو 70 امبیسیز ہیں انڈیا کے اندر, ان کے 70 جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان سب کو بلا کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بریف کیا جائے گا جنگ کے بارے میں, اور پھر ان تمام شہروں میں لے جایا جائے گا جہاں پاکستان کی وجہ سے وہاں ابتری پھیلی, وہاں پہ بربادی ہوئی, یا وہاں کے جو ایئر سٹرپس ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. تو جہاں جہاں انڈیا کو نقصان پہنچا ہے یہ 70 ملکوں کے ڈیفنس اٹیچیز کو وہاں لے کے جائے گا اور وہاں ان کے ساتھ سفارتکاری کی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ انڈین گورنمنٹ نے 7 وفد بنائے ہیں, 7 وفد بنائے ہیں, اور اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو شامل کیا گیا جو پارلیمنٹس کے اندر ہیں, یعنی پارلیمنٹیرین پارٹیز ہیں, ان سب کو اس کا حصہ بنایا گیا. اور اب یہ لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے انڈیا کا مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہاں پہ اپنے سفارتی تعلقات دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اس جنگ کے اندر انڈیا کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑا. صرف ایک ملک تھا جس نے کھل کے انڈیا کو سپورٹ کیا, اور وہ اسرائیل تھا, جبکہ دوسرا ملک جو ہے وہ طالبان کا افغانستان ہے. آپ کے لیے شاید یہ حیرت انگیز خبر ہوگی کہ ساری جنگ میں طالبان نے کھل کے انڈیا کو سپورٹ کی, بلکہ ان کے جو نائب وزیر دفاع ہیں اور ان کا نام ابراہیم صدر ہے, وہ باقاعدہ انڈیا کے اندر آئے, اور ان کے ساتھ بھاری وفد ہے جو اس وقت بھی انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور ابراہیم صدر وہ شخصیت ہیں جو بی ایل اے کو آپریٹ کر رہی ہیں, یعنی بی ایل اے جو ہے وہ ابراہیم صدر کے پاس ہے. گویا انڈیا اس سے پہلے ابراہیم صدر کے ذریعے بی ایل اے کو ایکٹیویٹ کرتا تھا, بی ایل اے کو استعمال کرتا تھا. تو اب ابراہیم صدر کو بلایا گیا, وہ 3 مئی کو انڈیا میں گئے ہیں, اور ابھی تک وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے, اور یہ ملا ہیبت اللہ کے بہت قریبی ساتھی ہیں. اور جب افغانستان کے اندر تبدیلی آئی تھی, یعنی کہ طالبان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, تو یہ ایران چلے گئے تھے, اور ان کے باقی 20 سال جو تھے ایران کے اندر گزرے, اور اس کے بعد پھر جب طالبان کی گورنمنٹ واپس آئی تو ابراہیم صدر واپس آئے, اور اب یہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ ہیں. تو انڈیا بی ایل اے کے ذریعے پاکستان کے اندر بہت زیادہ فسادات پھیلانا چاہتا ہے. کیا پھیلا سکے گا یا نہیں, یہ آنے والے دنوں میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویلا کروں گا, جس کے اندر آپ کو ابراہیم صدر اور ان کے دوستوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ پاکستان کے اندر کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک نیا بیان آیا, اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کا رویہ بڑا زبردست ہے. یہ فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹریڈ چاہتا ہے, اور جب میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتکاری کی کوشش کی تو پاکستان نے بہت اچھا بہیو کیا. تو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, اور اس تعریف کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر بہت تکلیف
बढ़ती चली जा रही है और इंडियन इस बात पे नाराज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और उसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बराबर क्यों कर दिया है। तो इसमें बहुत ज्यादा सफ़े मातम इंडिया के अंदर बिछी हुई है और अब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि इंडिया के कुछ टेलीविजन चैनल्स ने ऐलान किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 11 नए जो टारगेट्स हैं वो बल्कि 12 टारगेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा लॉक किए गए हैं और अब अगर जंग छिड़ेगी तो इन 12 मकामात के ऊपर हमला होगा। एक उन्होंने बतारिसी के जगह का हवाला दिया है, फिर दुलाई कैंप है, फिर गढ़ी हबीबुल्ला है, फिर बालाकोट है, फिर बोई का इलाका है, फिर अब्दुल्ला मसूद का एक कोई कह रहे हैं कि एक कैंप है उसके ऊपर हमला होगा। फिर वो एक अक्सा के नाम से एक मरकज़ है, मरकज़ अक्सा है, वो मकसर अस्करा कह रहे थे लेकिन ये मरकज़ अक्सा होगा डेफिनेटली। फिर चहलाबंदी है, फिर सेल्सा है, फिर प्राबली है, हराबली है या प्राबली है, फिर डोंगी है, फिर दलाई है। तो इंडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि अब अगर कोई गड़बड़ हुई और अगर हमला हुआ तो ये आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं 11, इनके ऊपर अटैक किया जाएगा। बल्कि एक टेलीविजन चैनल में देख रहा था जिसमें उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो भी हमारा टारगेट होगा, GHQ भी हमारा टारगेट होगा। और साथ साथ वो राजनाथ साहब की गुफ्तगू सुना रहे हैं कि राजनाथ का ये कहना था कि पिक्चर अभी बाकी है, सीज फायर सिर्फ 18 मई तक है, जो ही ये 18 मई होगा तो उसके बाद ये सीज फायर ख़त्म हो जाएगा और हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अब असल पिक्चर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो राजनाथ जो है उनके वजीर दिफा हैं, उसका बयान हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है, याद रखें, हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी की तरफ नहीं जाना चाहिए। इंडिया पलट के ज़रूर हम पे हमला करेगा, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि दुश्मन कमीना है और कमीने दुश्मनों से हर किस्म की तवक्को इंसान को रखनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।